गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम ऐसे वन का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। ये जो मैं आपको डेफिनेशन करवा रही हूँ वो ऐसा नहीं कि एग्जाम में इसमें से ही आएगा, बट ये आपको ज़्यादा रेफर करनी है और जो CW में है इसके अलावा वो भी आपको वन टाइम रेफर करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट डेफिनेशन इज क्रॉप। Crop means as a plants of the same kind grow at one place on a large scale. सेम काइंड के प्लांट है वो सेम प्लेस पे एक सिंगल प्लेस पे सेम काइंड के प्लांट ग्रो करते हैं हम, और लार्ज स्केल पे हम ये करते हैं, तब उसको बोला जाता है क्रॉप। नेक्स्ट वन है खारिफ क्रॉप। The crop that are sown in rainy season are called खरीफ क्रॉप। यहाँ पे मैंने आपको खरीफ क्रॉप पूछा, एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है इसके जो रिलेटेड है, यानी कि मैं रबी क्रॉप के बारे में भी पूछ सकती हूँ। तो जो क्रॉप समर रेनी सीजन में किया जाता है, सोन करते हैं मीन्स लगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, उस क्रॉप को बोला जाएगा खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट वन रबी क्रॉप। रबी क्रॉप मीन्स द क्रॉप दैट आर सोन इन विंटर सीजन। जो क्रॉप को विंटर सीजन में ग्रो करते हैं उसको बोला जाएगा रबी क्रॉप। नेक्स्ट वन है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड। क्रॉप रोटेशन यानी कि जो डिफरेंट क्रॉप है वो अल्टरनेटली ग्रो करते हैं सेम फील्ड पे। फर्स्ट 6 मंथ अगर पल्सेस किए तो नेक्स्ट 6 मंथ वीट है या आप राइस है, ये आप अल्टरनेट ग्रो करोगे जो क्रॉप्स है वो, तो क्या होगा कि सोइल की जो फर्टिलिटी है, सोइल में जो न्यूट्रिएंट है वो मेंटेन रहते हैं, तो उसको बोला जाएगा क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट वन है इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट एट द रेगुलर इंटरवल थ्रू द सोर्सेज अदर देन रेन। रेन के बारिश के पानी के अलावा हम क्रॉप को, जो क्रॉप प्लांट है उसको पानी सप्लाई करते हैं रेदर देन रेनी वाटर। रेनी वाटर को छोड़ के हम दूसरी तरीके से सप्लाई करते हैं पानी, डिफरेंट तरीके से पानी क्रॉप को देते हैं, और ये जो पानी देने का जो टाइम इंटरवल होता है वो फिक्स होता है, फिक्स टाइम इंटरवल पे हम देते हैं, तो उसको बोला जाएगा इरिगेशन। नेक्स्ट वन है वीड। The unwanted plant that grown along with the cultivated crop in a field are called weeds. जो मेन क्रॉप है उसके साथ जो छोटे छोटे जो अनवांटेड प्लांट होते हैं वो भी ग्रो हो जाता है उसके साथ, मेन क्रॉप के साथ, तो उससे क्या होगा कि वो सनलाइट, वाटर, मिनरल्स वो सब भी कैप्चर कर लेगा और मेन क्रॉप को कुछ नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगी, एक टाइप का कंपटीशन जैसा होगा। तो मेन क्रॉप को अगर इनफ नहीं मिलेगा तो वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेगा, इसलिए हम वीड क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो ये हुआ वीड। नेक्स्ट वन है हाइब्रिडाइजेशन। Hybridization is the technique used for developing a new varieties of crop by cross breeding टू डिफरेंट वेराइटीज। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स, हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है सॉरी जो डिफरेंट वेराइटीज है क्रॉप की उसका क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। अगर मुझे 2 कैरेक्टर वाले कोई भी प्लांट चाहिए कि एक की अच्छी क्वालिटी है एंड सेकेंड में है वो ज़्यादा हमें प्रोडक्ट दे, तो वो 2 क्रॉप का क्या करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। मीन्स हाइब्रिडाइजेशन में क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस करते हैं, और एक नई वेराइटी होती है जिसमें दोनों प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक होती है। जो कैरेक्टर होते हैं वो दोनों प्लांट के, इसमें जो न्यू वैरायटी जो डेवलप होती है, जो न्यू क्रॉप डेवलप होता है उसमें दोनों के कैरेक्टर होते हैं, तो उसको बोला जाएगा हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट वन है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल मीन साइंस की ऐसी ब्रांच जहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल का केयरिंग, ब्रीडिंग, फीडिंग उन सब का ध्यान रखा जाता है, उसको बोला जाएगा एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट वन है थ्रेसिंग। आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड द ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम द chaff बाय प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग एक ऐसी प्रोसेस है कि एक बार क्रॉप का हार्वेस्टिंग कर दिया उसके बाद ग्रेन को, चाफ जो हम फोतड़ा गुजराती में बोलते हैं, तो उससे सेपरेट करते हैं ग्रेन को, तो उसको बोला जाएगा थ्रेसिंग। नेक्स्ट वन है microbes. The organisms that cannot be seen with the naked eyes and can only observe through microscope are called microbes. Microbes means जो ऑर्गेनिज्म हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तो उसको बोला जाएगा माइक्रोब्स। नेक्स्ट वन इम्यूनिटी।
द एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी टू रेजिस्ट अ डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। एक जब हमारी बॉडी डिजीज के सामने फाइट करने के लिए रेडी हो जाए, रेजिस्ट मीन्स फाइट करना, तो उसको बोला जाएगा इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन पैथोजन। द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर पैथोजन। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करते हैं उसको बोला जाएगा पैथोजन। नेक्स्ट वन है वेक्टर। That carry disease causing microbes from infected person to a healthy person and cause a disease. Vector means carry करना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना। जो वेक्टर किससे बोला जाता है? जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, ये एक ऑर्गेनिजम्स होता है जो इन्फेक्टेड पर्सन में से जो हेल्दी पर्सन होता है उसमें डिजीज स्प्रेड करते हैं, कैरी करते हैं, तो उसको बोला जाएगा वेक्टर। Next one है food preservation. The process by which spoilage of food is prevented by using chemical or physical method is called food preservation. Food preservation means जो food को spoilage होने से बचाना। कौन सी टेक्निक से? केमिकल या फिजिकल टेक्निक से, तो उसको बोला जाएगा food preservation. Next one है antibiotics. The medicines produced by organisms such as bacteria and fungi that kill or stop the growth of disease-causing microbes. Antibiotics means एक ऐसी मेडिसिन, द मेडिसिन प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गेनिज्म से मेडिसिन बनती है, एक ऐसी मेडिसिन जो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, लाइक बैक्टीरिया है, फंगी है, और वो क्या करता है? वो किल कर देता है एंड स्टॉप कर देता है जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है उसके ग्रोथ को क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है या किल कर देता है। और ये एंटीबायोटिक्स ऑर्गेनिजम्स में से ही बनाई होती है, लाइक बैक्टीरिया है एंड फंगी है, तो वही टाइप के अगर बैक्टीरिया और फंगी एंटर होता है तो वो उसको किल कर देता है। Next one is pressure. The physical quantity that measure the effect of force per unit area is called pressure. Physical एक ऐसी physical quantity जो force की effect को measure करता है per unit area के हिसाब से, तो उसको बोला जाएगा pressure. Next one force. सबसे easy definition है a pull और push on a object. हम कोई भी object का pull या push करते हैं तो उसको बोला जाएगा कि हमने उसके ऊपर force लगाया है। Next one, gravity. The force exerted by a earth on any object is called force of gravity. जो force कोई भी object के ऊपर लगता है, the force exerted by earth से कोई भी object के ऊपर force लगता है, वो उसको pull करता है, push करता है, तो वो force, क्योंकि हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ को हम ऊपर करते हैं, मैं उठाती हूँ कोई भी चीज़, तो अगर फेंक देती हूँ तो वो नीचे ही जाती है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जिट करता है, तो उसको बोला जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट वन है फ्रिक्शनल फोर्स। The force acting along the two surfaces in a contact that oppose the motion of one object over the other, that is called frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स मीन्स एक ऐसा फोर्स जो जब दो सरफेस कांटेक्ट में होती है तब लगता है, वो एक ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है? उसका अपोज करता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपोज करता है, तो उसको बोला जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। अगर मैं चलती हूँ, अगर मैं ऐसे ही जमीन के ऊपर चलती हूँ ऐसे ही, तो मैं अगर चलूँगी तो मेरी अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ से कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स। हम लिखते हैं, अगर मैं बुक के ऊपर लिख रही हूँ तो बुक से ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं लिख रही हूँ, उसके ऊपर पेन के ऊपर या पेन या पेंसिल के ऊपर जो फोर्स लगता है तो वो कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट वन है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। द ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जिस ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा कितने सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका डिफरेंट फंक्शन होता है, तो उसको बोला जाएगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। द ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो एक ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल सब कुछ काम करेगा, तो उसको बोला जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वन है टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेशल फंक्शन joined together to form a tissue. टिश्यू यानी कि सेम सेल, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल ज्वाइंट होते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन कैरी करते हैं, तो उसको बोला जाएगा टिश्यू। नेक्स्ट वन है सेल वॉल। सेल हैव एन आउटर वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल के अराउंडिंग जो सेल मेम्ब्रेन होता है उससे जो कवर होता है सेल, तो उसको बोला जाएगा सेल वॉल। सेल के अराउंड होगा सेल मेम्ब्रेन, एंड सेल मेम्ब्रेन के अराउंडिंग होता है आउटर वॉल होती है, वो है सेल का सेल वॉल। नेक्स्ट वन है जीन। जीन्स इज द यूनिट ऑफ
इनहेरिटेंस इन ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स में जो इनहेरिटेंस इनहेरिडिटी कैरी करता है तो वो है जीन्स। जीन्स में डीएनए आरएनए ये होता है, मैंने जब आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया तो तब आपको समझाया था। जो इनहेरिटेंस कैरी करता है ऑर्गेनिजम्स में, मीन्स पेरेंट में से ऑफस्प्रिंग में। नेक्स्ट वन है वैक्यूल। The empty space exists within a cell is called vacuole. सेल के अंदर जो पूरा empty space होता है तो उसको बोला जाएगा vacuole. Next one है synthetic fiber. Fiber obtained from different chemical process in the industries are called synthetic fiber. जो fiber industries में different chemical से बनाया जाता है तो उसको बोला जाएगा synthetic fiber. सेम वैसे natural fiber का भी मैं पूछ सकती हूँ जो animal and plant में से obtain होता है। नेक्स्ट वन है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बहुत इजी है ये डेफिनेशन। सब्सटेंस दैट कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल हार्मलेस सब्सटेंस बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस को इजीली ब्रेक कर सकते हैं और सिंपल हार्मलेस सब्सटेंस में हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और क्या बनता है? कंपोस्ट। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को जब ब्रेक कर देते हैं तो क्या बन जाता है? मैन्यूर या कंपोस्ट। Next one है polymerization. Polymerization is the process of joining together a large number of smaller molecules to form a very large molecule. Polymerization means monomer का joining होता है और क्या बनता है? Polymer बनता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा polymerization. Next one है pollution. The contamination of natural resources like air, water by addition of harmful substance due to the various human activities. Human activity की वजह से जो natural resources है, air है, water है, उसमें harmful substance ऐड होते हैं और जो natural resources है वो क्या हो जाता है? contaminate हो जाता है, तो उसको बोला जाएगा pollution. Air pollution और water pollution में ज़्यादा difference नहीं है, तो ये दोनों definition आपको याद रखनी है. Air pollution, the contamination of air with harmful unwanted substance like toxic gases, smoke, dust that have a harmful effect on both organisms and non-living objects is called air pollution. Air pollution means air contaminate हो जाती है because the unwanted substance है like toxic gases है, smoke है, dust है, वो सब कुछ add हो जाता है और वो living and non-living दोनों के ऊपर harmful effect करता है, तो उसको बोला जाएगा air pollution. और water next one है acid rain. Rain containing large amount of dissolved acid. जब बारिश आती है तो उसके साथ डिजोल्व एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड मिक्स हो जाता है, तो जनरली क्या होता है कि वो सल्फर डाइऑक्साइड उसके फॉर्म में होता है, बट जब वो पानी के साथ बारिश जब आता है नीचे तब वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है और एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का आप ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकते हो, द कंटामिनेशन ऑफ वाटर विद हार्मफुल अनवांटेड सब्सटेंस लाइक डोमेस्टिक सीवेज, टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स that can cause harmful effect on both organisms and non-living object is called water pollution. Air and water pollution में difference आपको ये ऐड करना है, उसमें आपको smoke ऐड करना है, यहाँ पे आपको सीवेज, टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल लाइक पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स ये ऐड करना है। नेक्स्ट वन है natural resources is present in the nature and are useful to fulfill our basic need. जो मटेरियल नेचर में प्रेजेंट है और वो हम हमारी नीड को फुलफिल करने के लिए उसको कट कर देते हैं, हम ऑब्टेन करते हैं, तो उसको बोला जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट कैन present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. जो resources unlimited quantity में है और human activity से वो खत्म नहीं हो जाएगा, तो उसको बोला जाएगा inexhaustible natural resources. Next है non-renewable resources. The resources that cannot be replenished themselves by quick recycling or replacement within a reasonable time is called non-renewable resources. जिस रिसोर्सेज को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, हम रिसाइकलिंग या रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में, तो उसको बोला जाएगा इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन है, ये मैं स्टूडेंट ऐड करना भूल गई हूँ, चैप्टर नंबर 7 की डेफिनेशन आप ऐड कर देना। हैबिटेट, the natural environment of a plant or animal species where it lives and reproduce is called habitat. Habitat आपको सबको पता है कि एक natural environment plant and animal को मिलता है, plant and animal species को मिलता है जहाँ पे वो रहते हैं and reproduce करते हैं, तो उसको बोला जाएगा habitat. Next one है biosphere, the part of earth in which organisms exist or support a life is called biosphere.
अर्थ के जिस पार्ट में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और वहाँ पे एनवायरमेंट क्लाइमेटिक कंडीशन सब कुछ सुटेबल होता है, तो लाइफ वहाँ पे सपोर्ट होती है, मीन्स वहाँ पे हम रह सकते हैं, तो उसको बोला जाएगा बायोस्फीयर। नेक्स्ट वन है ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड may lead to an increase in a global temperature which is called global warming। जो हार्मफुल गैसेस है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसको बोला जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट वन है पोचिंग। द इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल फॉर कमर्शियल यूज इज कॉल्ड पोचिंग। हम इलीगल हंटिंग करते हैं वाइल्ड एनिमल का, हम कमर्शियल यूज़ के लिए, हमारे यूज़ के लिए, तो उसको बोला जाएगा, ये जो इलीगल होता है हंटिंग करना, तो उसको बोला जाएगा पोचिंग। डिफॉरेस्टेशन का तो आपको पता है, द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट ओवर अ वाइड एरिया दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। तो उसके साथ ही हमारा डेफिनेशन का रिवीजन यहाँ पे खत्म होता है। फिर ऑब्जेक्टिव का रिवीजन हम नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।